स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप सोनी 55 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है। जो भी क्लास होगी उसका पीडीएफ पहले ही डाल दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। चलिए समझते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। देखिए, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके जस्ट पहले हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, राइट। प्रकाश का परावर्तन में हमने क्या पढ़ा है कि कोई एक समतल सतह है, एक सरफेस है जिस पर एक लाइट आती है और लौट के चली जाती है। यही तो प्रकाश का परावर्तन था ना, कि ये आपतित किरण है, यहाँ पर आई आपतन बिंदु पर और ये लौट के चली गई। ये था प्रकाश का परावर्तन। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होगा ना कि प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरेगी। प्रकाश क्या होगी? एक पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरेगी। और इस स्थिति में यह मान लीजिए कि पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब कि हम आर पार इसके देख सकते हैं। जैसे कि इसको आप कांच का टुकड़ा मान सकते हैं या फिर पानी ही मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ना कि प्रकाश इधर से आएगी और इधर की ओर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसके परावर्तन का भी कुछ नियम होगा। इस परावर्तन के क्या क्या उदाहरण होंगे, यही सब चीज़ें इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आया। प्रकाश का परावर्तन जो होता है अपारदर्शी पदार्थों से होता है। अपारदर्शी पदार्थों से होता है, ठीक है। जबकि जो यह प्रकाश का अपवर्तन है वह पारदर्शी पदार्थों से होता है, ठीक। अब सुनिए, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले समझिए। अगर आपके पास में टाइम मिले कभी तो आप क्या कीजिए कि एक शीशे के गिलास में, शीशा के गिलास में आप क्या कीजिएगा, वो रखिएगा, पेन रखिए या फिर कोई भी चीज़, लकड़ी ही रख दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसको देखिए आप, अच्छा एग्जाम्पल हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पे कि यह जो पानी का लेवल इतना है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा। ये यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, यह पेन है। और यहाँ देखिए ये मोटा हो गया और दूसरा नंबर कि ये कुछ नीचे की तरफ धंसा हुआ दिख रहा है। तो बात को समझना यही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये पेंसिल रखा हुआ है, इसको देखिए, ये यहाँ पे ऐसे बेंड हो गया, मुड़ गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसका हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे कि आप कुछ नहीं तो गिलास वाले शीशा का गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें सिक्का डाल दीजिए, ठीक है। सिक्का डाल दीजिए, आपको पता चलेगा कि वो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ है और अपनी जगह से कुछ अलग हट के दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का कारण ही पढ़ना है, ये कैसे हो रहा है उसको पढ़ना है। सिंपल यही है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इस चैप्टर में खास क्या है तो वह है आपका लेंस, ठीक है। लेंस के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, परिचय में ही हम बता देते हैं कि पानी में रखे पेंसिल का मुड़ा प्रतीत होना, यह प्रकाश का अपवर्तन है। क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि पानी में रखे पेंसिल का मुड़ा हुआ या फिर यूं कहें कि सिक्के का उठा हुआ, ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। कील जो रखा हुआ होगा वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा, सिक्का जो होगा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तारे जो रात में टिमटिमाते हैं, इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। आखिर कारण यह है कि आप समझें इस बात को कि यह प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये समझना है हमें ना, कि ऐसा हो क्यों रहा है कि ये यहाँ पे मुड़ गया, ठीक है। अगर सिक्का रख देंगे तो सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, अपनी जगह से हटा हुआ दिखाई देगा। आप नॉर्मल अपना उंगली रखिएगा ना, इसमें उंगली डालिए ना पानी में और देखिएगा कि आपका उंगली टेढ़ा दिखाई देने लगेगा। क्या वाकई में आपका उंगली अंदर जाके टेढ़ा हो जाता है? नहीं। आप जब बाल्टी में लोटा रखते हैं, बाल्टी में लोटा, तो लोटवा लगता है कि ऊपर तक है, लेकिन जहाँ तक वो आपको फील हो रहा है वहाँ ले जाइएगा उंगली तो आपको, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है प्रकाश का अपवर्तन का है, ठीक है, बात मान लिए। लेकिन ऐसा है क्यों, ऐसा है क्यों, इस बात को भी तो समझना है ना क्या। तो
सबसे पहले जानिए कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या हो सकता है। अगर कहे कि अपवर्तन को परिभाषित करे तो क्या लिखेंगे आप? अपवर्तन को परिभाषित करने के लिए कहे तो लिखिए कि प्रकाश की किरणों को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, ध्यान रहे यहाँ पारदर्शी माध्यम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है आपको बताए थे। पारदर्शी वह होता है जिसके आर पार हम देख पाएँ, जिसके आर पार हम देख पाएँ, और अपारदर्शी वह होता है जिसके आर पार हम नहीं देख पाएँ। और एक पारभासी पदार्थ भी होता है या फिर माध्यम कहें जिसमें हम हल्का हल्का कुछ धुंधला धुंधला जिसके आर पार दिखाई दे। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर जाती है, तो में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब यह देखिए यह हवा है, हवा से पानी में एंट्री किया तो इसका दिशा परिवर्तन हो गया, इसको सीधा आना चाहिए था, इसको क्या है अपने डायरेक्शन में सीधा आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था ना, लेकिन इसकी दिशा क्या हो गई, थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। तो यही है कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो दिशा परिवर्तन की क्रिया है वही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। कहता है कि यह जो हमारे विभिन्न माध्यम हैं, माध्यम हम किसको बोल रहे हैं, जैसे कि अभी आप देखे हैं यहाँ पे, यहाँ आप देखिए कि यह हवा है, यहाँ इस पानी का जो लेवल है इसके ऊपर हो गया हवा और इसके नीचे हो गया पानी। तो प्रकाश तो हवा में भी है ना, प्रकाश हवा में गमन कर रही है फिर पानी में गमन कर रही है, ठीक है। आखिर ये पेन हमें दिखता कैसे है, सिंपल सा सवाल है कि पेन दिखता कैसे है। तो पेन से प्रकाश की किरणें टकराकर हमारे आँखों तक या फिर मुड़कर हमारे आँखों तक पहुँच रही है, तभी तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर चीज़ों से प्रकाश का टकरा के आना बंद हो जाए तो हम कुछ भी ना देख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप रात में आपके आसपास अगर अंधेरा हो तो कुछ नहीं देख पाइएगा, वही अगर प्रकाश हो तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन सभी से प्रकाश टकरा के आना शुरू होती है, हमारी आंखों पे पड़ती है और हम सब चीज़ों को देख पाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो बात यह है कि जो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो जो प्रकाश है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। किधर बेंड होती है, किधर मुड़ती है, ये आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी यही समझेंगे कि जो ये विभिन्न माध्यम हैं प्रकाश के, ये जो विभिन्न माध्यम हैं उनमें प्रकाश की चाल होती है अलग अलग। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के मुड़ने की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश है क्या है सॉरी, जो प्रकाश है वो तो एक सबसे पहली बात कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलेगी, चाल अलग अलग होगी। उसके बाद में मुड़ने की जो मात्रा होगी वह भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ध्यान से सुनिए, पहला नंबर बात कि चाल अलग, क्या होगा, चाल अलग होगी अलग अलग माध्यमों में, और उसके बाद में मुड़ने की मात्रा भी होगी अलग अलग। उदाहरण बताते हैं आपको। चलिए पानी है, ठीक है, ये पानी है और एक कांच का बर्फ का सिल्ली है, बर्फ के सिल्ली है। अब बताइए अगर इसमें प्रकाश जाए और इसमें प्रकाश जाए, ठीक है, तो किस में ज़्यादा मुड़ेगा, किस में ज़्यादा मुड़ेगा? तो ये बात हम आगे समझेंगे। अभी समझिए कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश ज़्यादा मुड़ जाएगा, ज़्यादा घनत्व प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगा। तो इसमें कम मुड़ेगा और इसमें ज़्यादा मुड़ेगा, इसमें कम मुड़ेगा और इसमें ज़्यादा मुड़ेगा। जो ज़्यादा, जैसे कि एक शहद ले लीजिए ना, शहद ले लीजिए यानी कि मध ले लीजिए और पानी ले लीजिए, तो मध और पानी में डेंसिटी किसका ज़्यादा है, शहद का। घनत्व किसका, मोटा ज़्यादा कौन है, शहद ज़्यादा मोटा है, इसलिए इसमें ज़्यादा मुड़ जाएगा और इसमें कम मुड़ेगा। ओके, आगे बढ़ें और सुनिएगा। अब देखते हैं कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या क्या है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है, कैसे मान ले भाई? तो वैज्ञानिकों ने यह प्रूफ किया है, साइंटिस्ट ने यह बताया है कि निर्वात, निर्वात कहने का यह मतलब है जहाँ पर हवा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, जैसे कि स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में। कहाँ पर, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जो है कुछ भी नहीं है, हवा तक नहीं है, नो एयर, वैक्यूम है, बिना।
तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब भाई साहब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.003। अभी अपवर्तनांक क्या होता है, तो अभी मोटा मोटी समझिए कि अपवर्तनांक वह चीज़ है कि यह प्रकाश कितना मुड़ेगा, प्रकाश कितना मुड़ेगा वह चीज़ बताए, तो ये अपवर्तनांक है। ठीक है, प्रकाश का जो किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री कर रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा वही है अपवर्तनांक। ठीक है, पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका अपवर्तनांक 1.3 होता है। ग्लास में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। हीरा में होता है 2.42। इसमें आपको बता दें कि ये हीरा वाला जो है ना इम्पोर्टेंट है, हीरा का अपवर्तनांक पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वह होता है 2.42। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, प्रकाशतः सघन और प्रकाशतः विरल। प्रकाशतः सघन कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए इसको यहाँ से समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप समझ सकते हैं आराम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप आराम से इसको समझिए कि आप देखिए यहाँ पे कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ग्लास का है पानी का है 1.3 और ग्लास का है 1.5। तो आप क्लियर देख रहे हैं ना कि इसमें प्रकाश कम मुड़ेगी, इसमें प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगी। कैसे? क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.3 है और इसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो यह जो ग्लास है, यह जो ग्लास है पानी की अपेक्षा प्रकाशतः सघन है। सघन क्या है? सघन है। सघन कहने मतलब कि इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं और पानी के कम नज़दीक हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अपवर्तनांक कम है तो समझिए कम सघन है, और अपवर्तनांक ज़्यादा है तो किसी दूसरे की अपेक्षा देखेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पानी जो था ग्लास से कम सघन था, लेकिन पानी निर्वात से ज़्यादा सघन है कि नहीं है? बिल्कुल है ना जी। निर्वात का है 1.003 और पानी का है 1.3। तो आप क्या कहेंगे कि निर्वात जो है पानी से प्रकाशतः विरल है। विरल, विरल कहने का मतलब कि इसमें डेंसिटी कम है, यह प्रकाशतः विरल है। जैसे पानी और ग्लास का हम पूछें, अब बताइए इसमें प्रकाशतः सघन कौन है, प्रकाशतः विरल कौन है? तो पानी है विरल और ग्लास है सघन। ठीक है, और अगर हम पूछे इसी में पूछ ले हीरा का, ठीक है, तो अब बताइए कि पानी और हीरा में प्रकाशतः सघन कौन है भाई? तो सीधा से बात है कि हीरा का था 2.42, इसलिए यह क्या है? प्रकाशतः क्या है? सघन है। क्या है? सघन है। और पानी क्या है? विरल है। पानी क्या है? विरल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अपवर्तनांक से आप समझ पाते हैं, अपवर्तनांक ही नहीं ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए इसी में अगर हम बात कर लें किसका, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं निर्वात का। ठीक है, निर्वात का बात कर लेते हैं। तो अब बताइए निर्वात और पानी में सघन कौन है और विरल कौन है? तो अब आप इस विरल को हटाइएगा, यहाँ से हटाइएगा ना जी। अब निर्वात को कर दीजिएगा आप क्या? विरल, और पानी को क्या कर दीजिएगा? सघन। समझ में आया? मतलब ये कि जिसमें ज़्यादा प्रकाश मुड़ रहा है ना वह विरल है, और जिसमें कम प्रकाश मुड़ रहा है वह सघन है। लेकिन किसी दो का कंपैरिजन आप कीजिएगा तब ना सघन और विरल, और सीधे आप कहिएगा कि प्रकाश विरल है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। अरे भाई किसी न किसी से आप तुलना कराइए पहले, और तब देखिए उसमें पता चलेगा ना। जैसे कि पानी और पेट्रोल को लिए, पानी केरोसिन को लिए, है ना, तो पता चलेगा कि कौन सघन है और कौन विरल है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशतः सघन और प्रकाशतः विरल समझ में आया। अब एक होता है प्रकाशीय घनत्व। यह कहता है पदार्थों का एक गुण है। प्रकाशीय घनत्व क्या है? पदार्थों का एक गुण है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मतलब कि डेंसिटी, किसी चीज़ का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसमें चाल क्या होगी? कम हो जाएगी। अरे सीधा समझिए, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। कि जैसे कि मान लीजिए कि एक माध्यम है जिसमें
जो उसके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी हो वो इतने नज़दीक है, ठीक है। और एक दूसरा भी है जिसके मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं थोड़े थोड़े। अब आप देख रहे हैं कि यह इसकी अपेक्षा, मान लीजिए कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो बी को आप सघन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ए को आप विरल कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें प्रकाश जो है थोड़े आसानी से निकल जाएगी, लेकिन इसमें प्रकाश जो है थोड़े मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रकाश की चाल है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होगा, ठीक है, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। आप समझ सकते हैं ना कि ये प्रकाश की चाल इसमें ज़्यादा होगी, और चूंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसके जो प्रकाश के घनत्व होगा उसमें जो इसकी जो चाल होगी प्रकाश की वह कम होगी। मतलब कि अगर सघन ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल कम, और अगर सघन कम है तो प्रकाश की चाल ज़्यादा। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जाए, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद होंगे जो आपको जैसे प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है आपतित किरण। आपतित किरण जो आती हुई किरण होगी वो आपतित किरण होगी, लेकिन टेक्निकल टर्म तो कुछ हमें याद रखने होंगे। कहता है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। आप कैसे कहिए कि दो माध्यमों को अलग कर रही है? तो देखिए भाई, यहाँ है पानी, यह है पानी, और यहाँ है हवा। क्या समझे? यहाँ है पानी और यहाँ है हवा। तो पानी एक अलग माध्यम है और हवा एक अलग माध्यम है। क्या बोले? पानी एक अलग माध्यम है और हवा एक अलग माध्यम है। तो इन दो माध्यमों को अलग करने वाली यह हो गई सतह। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण। तो देखिए अब ये जो दो माध्यमों को अलग करने वाली यह सतह हो गई एक्स वाई, इस पर एक किरण एओ आ रही है, इस पर एक किरण क्या है? एओ आ रही है, और यही एओ किरण जो है आपतित किरण है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है एक अभिलंब। क्या है? एक अभिलंब आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण, ये देखिए ये आपतित किरण तो हो ही गई, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, तो देखिए ये आपतित किरण ये दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है कहीं ना कहीं तो इस पर टकराएगी। कहाँ टकरा रही है? यहाँ पर टकरा रही है। तो यही जो बिंदु है जिसका नाम हम लोग ओ रखे हुए हैं, इस ओ को आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आपतित किरण जहाँ पर आके मिल रही है, पड़ रही है, गिर रही है, जिस पॉइंट पर, वही क्या है? आपतन बिंदु है। एक है अभिलंब जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जो कोई सतह ले लिए, ठीक है, यह जो सतह है एक्स वाई, इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, कोण बना दीजिए। इसको ऐसे ही नहीं खींच देना होता है, इसको बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण हम लोग खींच दिए, यही है अभिलंब। यही क्या है? अभिलंब है। क्या है भैया? अभिलंब है। तो एन और एन डैश, इसका नाम है एन और एन डैश को क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब बोलेंगे। जो 90 डिग्री का कोण खींचा हुआ है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, और है इसमें अपवर्तित किरण। जिस तरह परावर्तित किरण थी, जैसे कि सतह पर आई, टकरा के घूम के चली गई, उसी तरह इसमें तो घूमने वाला बात नहीं है, ये तो अंदर जाएगी ना। तो अंदर जाएगी तो यही अंदर जाने वाली किरण क्या होती है? अपवर्तित किरण होती है। क्या? अगर टकरा के वापस चली गई तो परावर्तित, अंदर घुस रही है, चूंकि पारदर्शी माध्यम है तो क्लियर बात है कि अंदर ही आएगी, है ना। तो वो क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम यानी कि यह हवा से इंटर कर गया कहाँ? पानी में। तो हवा से पानी में जो मुड़ के गया वही क्या कहलाया? हवा से पानी में मुड़ के जो जाती हुई किरण है वह अपवर्तित किरण है। यानी कि OB को हम क्या बोलेंगे?
अपवर्त, सॉरी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसको बी मान लीजिए, ओबी, ओबी को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण मानेंगे। इसको आप पीडीएफ में भी करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको असोनी 55 टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, असोनी 55 टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, ज्वाइन करके आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपतन कोण का और अपवर्तन कोण का। ये सिंपल है कि अभिलंब के साथ में अपवर्तित आपतित किरण जो कोण बनाएगी वह आपतन कोण कहलाएगी, इसको आई से सूचित करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, यह है अपवर्तित किरण OB और अभिलंब है NN', इसके बीच का जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा, बताइए, वह बनेगा अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। अगर इसका नाम लिखना हो तो अभिलंब के साथ बनाइए NOA, क्या NOA हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और N'OB, देखिए N'O और B, यह क्या हो गया, अपवर्तन कोण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलेंगे जल्द ही इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, हम लोग अपवर्तनांक ये सब आगे पढ़ेंगे भी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने लायक आप लोगों के, तो इसमें बने रहिएगा लास्ट तक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।